नमस्कार, मैं हूँ गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनावों को एक मौका करार दिया गया था कि शायद गठबंधन इंडिया के पास एक मौका है कि वो एकता यहाँ पर दिखा सके, लेकिन वेस्ट बंगाल में इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां तृणमूल कांग्रेस का प्रत्याशी है, वहां कांग्रेस का भी प्रत्याशी है, लेकिन सीपीआईएम का जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस के सपोर्ट से लड़ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं और इन उपचुनावों के क्या समीकरण है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद गीता जी। तो जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में उपचुनाव चल रहे हैं, एक मौका इसे करार दिया गया था कि गठबंधन के पास एक अच्छा मौका था अपनी एकता दिखाने का, क्योंकि अगर इसी तरीके से आगे चलेंगे तो 2024 के लिए भी तस्वीर साफ हो जाती है। जी, बिल्कुल सही कहा। पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, आज वेस्ट बंगाल की एक जो सीट है, जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आती है, धूपगुड़ी, आज उस पे जो है वो विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है। और आपने सही कहा, उस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि पिछली बार जो ये क्षेत्र ना एक्चुअली फार्मर्स का क्षेत्र माना जाता है, चाय बागानों का क्षेत्र है, कृषकों का। और यहाँ पर राजवंशी और महुआ समुदाय में की काफ़ी आबादी है और 2021 में इन्होंने बीजेपी को वोट करके यहाँ से जिताया भी था। और इस निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 15% जो है वो अल्पसंख्यक भी है। और पश्चिम बंगाल की ये जो सीट है विधानसभा, इसमें थोड़ा-सा विपक्ष बटा हुआ है, जैसे कि आपने बताया कि ये तो एक एग्ज़ाम्पल देने का समय था, क्योंकि देश में इस वक़्त 7 विधानसभा सीटों पर डिफरेंट स्टेट्स में उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पहले दिन से चर्चा कर रहे थे कि भाई यही तो मौका था जब आप अपना जो गठबंधन है दिशा दिखा सकते थे, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। खबरें आ रही थी कि लेफ्ट और टीएमसी में सहमति नहीं बन रही है, कांग्रेस जोर दे रही है। लेकिन यहाँ कांग्रेस को भी मुझे लगता है बड़े भाई की भूमिका अदा करके ये कहना चाहिए था, ठीक है सीपीआईएम हम नहीं उतरेंगे, आप भी मत उतरिए, टीएमसी को लड़ने दीजिए, या फिर टीएमसी कह देती ठीक है आप लड़िए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या 2024 की तस्वीर यही बनने वाली है? क्योंकि आज यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए है। और आप क्या कर रहे हैं, 3 जगह मीटिंग करके आए हैं, हर जगह कह रहे हैं इंडिया वर्सेस एनडीए होगा। और आज ही आप एक संदेश दे रहे हैं जिस स्टेट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंडिया आमने सामने खड़ी है। तो ये कैसा गठबंधन है? आज जो है बीजेपी टीएमसी से लड़ेगी और सीपीआई जो उम्मीदवार वहां पे खड़े हैं सीपीआईएम का कांग्रेस से के समर्थन से, उससे भी लड़ेगी। अब डेफिनेटली टीम टीएमसी और सीपीआईएम की वोट डिवाइड होगी और उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अक्सर एक्चुअली ऐसा होता है। इस सीट के क्या समीकरण है, जैसे कि मैंने बताया पिछली बार ये बीजेपी के पास थी ये सीट, लेकिन इस बार यहाँ पे जो है वो आपको तिकोना मुकाबला जो है देखने को मिलेगा। 2016 में टीएमसी ने जीती थी और 2021 में ये सीट बीजेपी ने जीती। अब ये होगी मेन चुनाव की बात। लेकिन गीता अक्सर होता क्या है, जब उपचुनाव होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, ज्यादातर मामलों में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं हावी रहती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसे उपचुनाव अक्सर जीत लेती है, क्योंकि सत्ता में होती है और एक तरह से प्रभाव होता है वहां पर। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि ये चुनाव जो है वो 4 राज्यों के चुनाव और देश के चुनाव से ठीक पहले हैं। और ऐसे जी। समय में जो पूरी जो सियासत है वो गरमाई हुई है। और ऐसा नहीं होता तो शायद हम एक सीट को लेकर चर्चा भी ना कर रहे होते। हम भी इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 2024 की जो बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है इंडिया वर्सेस एनडीए की, वो तस्वीर यहाँ पर नहीं दिखती है। हालांकि बीच बीच में खबरें आई थी कि जो मुंबई वाली मीटिंग है वहां से ममता बनर्जी नाराज होकर निकली थी। बाद में टीएमसी ने उसका खंडन भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? ये एक मौका था, एक सीट। आप समझ गए त्याग की परिभाषा क्या होती है? ये एक सीट थी जिसपे सिर्फ एक को त्याग करना था। इससे ना किसी की सरकार जाएगी ना आएगी, ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा ना कोई हटेगा। मात्र एक एमएलए जीतेगा, वो कहीं भी बैठे सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो समय था जब कांग्रेस सीपीआईएम अपना बड़प्पन दिखा सकती थी या टीएमसी अपना बड़प्पन दिखा सकती थी। अब बातें बहुत कही जाएंगी कि नहीं हम भविष्य के लिए तो एक हैं, ये तो पहले से जो वो तय हो गया था। लेकिन आप ये मान के चलिए कि बंगाल की जो राजनीति है, जो उसको समझते हैं, वो जानते हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से सीपीआई सीपीएम से लड़कर, लेफ्ट से लड़कर उन्होंने बकायदा वहां पर सत्ता हासिल की। और बहुत संघर्ष के बाद हमने वो संघर्ष देखा है। सिंगूर किसी को नहीं भूलता है।
हमने वो संघर्ष देखा है ममता बनर्जी का। इसलिए हमें लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से वहाँ पे लोगों का विश्वास हासिल करके सत्ता ली थी, तो अब अगर आप लेफ्ट के साथ लड़ेंगे, भविष्य की बात कर रहा हूँ, आज तो नहीं लड़ रहे हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे लोगों को? लेकिन ये बीजेपी के लिए सुखद स्थिति है कि वहाँ पर आज उनके 2 जो विरोधी हैं, उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो आपस में ही आज मैदान में हैं। और 8 सितंबर को जो है इसका वो नतीजा आएगा, तब ये पता लगेगा कि बंगाल में क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अमूमन जो सत्ताधारी होते हैं, वो कहीं न कहीं हावी रहते हैं, लेकिन अ, क्योंकि ये अब लोकसभा उपचुनाव से ठीक पहले हैं और बीजेपी ने बड़ा ज़बरदस्त ज़ोर यहाँ पे लगाया और ममता बनर्जी का बड़ा ज़बरदस्त ज़ोर यहाँ पे लगा हुआ था, क्योंकि एक-एक सीट कई बार आपकी जो है, वो प्रतिष्ठा का कारण बन जाती है और यहाँ तो सीधा-सीधा ये हो गया कि इंडिया वर्सेस इंडिया हो रहा है। इसीलिए जो है ये सीट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जी, यानी सर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा मौका था, लेकिन उस अच्छे मौके का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया और शायद एक तस्वीर जो साफ हो सकती थी, वो तस्वीर साफ नहीं हो सकेगी और मुझे लगता है कि ये रिज़ल्ट भी काफ़ी स्थिति को साफ करने वाले होंगे। बिल्कुल ना सिर्फ़ अच्छा मौका था बल्कि आसान मौका था। ना सिर्फ़ अच्छा मौका था, बल्कि आसान मौका था। अब मान लीजिए मैं घर से टिफ़िन लाया हूँ, गलती से ले आया, आज तो मेरा फ़ास्ट है, मुझे तो खाना ही नहीं है वो टिफ़िन और आप तो 10 दिन से मेरे साथ बोल ही नहीं रहे हो और मैं आपको टिफ़िन दे देता हूँ खाने के लिए, खाइए। एक अच्छा जेस्चर है कि नहीं है? मैंने तो खाना ही नहीं वैसे, मुझे तो फ़र्क पड़ना ही नहीं है उससे। तो उस सीट से ममता बनर्जी को कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं था, सरकार के पास बहुमत है, सरकार वहाँ पे बनी हुई है। तो उनको कह देना चाहिए था आप लड़ लीजिए या फिर कांग्रेस बड़प्पन कर लेती, सीपीआई को समझा देती कि कोई बात नहीं आप इनको लड़ने दीजिए, ऐसे गलत संदेश जाएगा। तो 3 मीटिंगों में अगर आप एक इस सीट का मुद्दा नहीं सुलझा पाए, आप ये विज़न नहीं रख पाए कि भाई इस एक सीट से जो मैसेज जाएगा, वो हमारे लिए भविष्य का मैसेज होगा। तो फिर आप क्या समझें? तो मुझे लगता है ये एक मौका था आज इंडिया गठबंधन के पास, पर इस मौके में अभी एनडीए आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए अपने तौर पे लड़ रहा है और वहाँ पे इंडिया वर्सेस इंडिया दिख रही है। तो जहाँ पे एनडीए वर्सेस इंडिया होना चाहिए था, वहाँ एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहा है। तो कहीं न कहीं एक संदेश जो दे सकते थे उससे चूक रहे हैं, हालाँकि नतीजा क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। जैसे कि मैंने बताया 16 में ये सीट 2016 में टीएमसी के पास थी, 2021 में बीजेपी के पास आ गई, अब उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय है। तो इंतज़ार कीजिए 8 सितंबर का और देखते हैं किसकी झोली में ये सीट गिरती है। जी बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आपने कहा कि इंतज़ार करना होगा। 8 तारीख हमें बताएगी कि सीट किसकी झोली में जाती है। आसान और सीधा तरीका था कि बता सकते कि गठबंधन कितना मज़बूत है। यानी 3 मीटिंग में एक विधानसभा सीट का मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। अब देखना ये है कि आगे क्या-क्या होता है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाज़िर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।